नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आपकी आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम और एनटीपीसी एग्ज़ाम में मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ से कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं और आपको उन सवालों को किस तरीके से एग्ज़ाम में हल करना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा किस राज्य ने किया है वो हमको बताना है कि वहाँ पे जो भी पर्यटन वाहन जाते हैं उनके लिए कचरा बैग उनके पास अवश्य रूप से होना चाहिए। तो साथियों ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हमको दे रखा है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है उत्तराखंड और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है मेघालय। तो जल्दी से इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि करंट अफेयर से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो साथियों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिक्किम राज्य ने ऐसा किया है कि वहाँ पे जो भी पर्यटन वाहन जाएंगे अब, तो उनके पास अवश्य रूप से कचरा बैग होना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है सिक्किम। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो हमको बताना है कि त्वरित अभिक्रिया करने वाली धातु जो है वो कौन सी है। तो साथियों ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है जिंक और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है पोटेशियम। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आपको इस सवाल का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि त्वरित अभिक्रिया वाली जो धातु है वो कौन सी है। तो साथियों हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि पोटेशियम और सोडियम दोनों ऐसी धातुएं होती हैं, पोटेशियम और सोडियम दोनों ऐसी धातु होती है जो कि त्वरित अभिक्रिया करती है जल के साथ, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम और सोडियम जो है ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रियाएं करती है, राइट। और जब ये अभिक्रियाएं करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा तथा डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और डाइऑक्साइड के निर्माण ये बनाती है। और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो कि क्योंकि इसमें से ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो साथियों हमको क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा हड़प्पा के बारे में हमको बात करनी है, हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो हमको बताना है कि औजार और हथियार बनाने में कौन सी धातु का यूज हड़प्पावासी करते थे। तो साथियों ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमको दे रखा है कि चांदी का यूज किया जाता था, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सोने का यूज किया जाता था, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है कि तांबे और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है लोहे का यूज किया जाता था। तो औजार बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु का यूज किया जाता था हड़प्पा वासियों के द्वारा? जल्दी से आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। तो साथियों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो तांबा है उसका यूज औजार और हथियार बनाने में करते थे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, औजार और हथियार बनाने में तांबे का यूज किया जाता था। सोने और चांदी की बात करें तो ये कुछ बहुमूल्य धातुएं थी, जैसे आज है उस समय भी थी। और अगर लोहे के बारे में बात करें तो उस समय लोहा नहीं खोजा गया था, खोज नहीं हुई थी लोहे की, राइट। लोहे की खोज लगभग लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, तो 9वीं शताब्दी पूर्व के आसपास हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सोना और चांदी उस समय महत्वपूर्ण बहुमूल्य धातुएं थी और तांबे का यूज औजार और हथियार बनाने में किया जाता था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच में कौन सा पहाड़ी दर्रा है उसकी बात हमको करनी है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है खेबर दर्रा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पंगसो दर्रा, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है काराकोरम दर्रा और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है जोजिला दर्रा। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आपको इस सवाल का आंसर करना है। तो जल्दी से इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमें बताना है कि भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा मौजूद है, वो हमको बताना है कि कौन सा पहाड़ी दर्रा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है काराकोरम दर्रा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है
चारों हम देख लेते हैं। खैबर दर्रे की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपको ध्यान में रखना है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। पंगसो दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो यह म्यांमार की सीमा पर है, यानी कि भारत और म्यांमार के मध्य में जो है पांगसू दर्रा है। और अगर बात करें जोजिले दर्रे की तो यह श्रीनगर लद्दाख को अन्य भारत से जोड़ता है, राइट। ये भारत में मौजूद दर्रा है। श्रीनगर और लद्दाख को भारत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो साथियों क्वेश्चन दे रखा है, बटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है। लोक संगीत के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि तमिलनाडु का संगीत है। ऑप्शन नंबर 2 आपको दे रखा है केरला का संगीत है। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है कर्नाटक, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो बटियाली संगीत के बारे में हमको बात करनी है, और ये संगीत जो है, तो बटियाली संगीत के बारे में हमको बात करनी है, और ये संगीत जो है पश्चिम बंगाल का, हमको हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है, राइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर बात करें संगीत के बारे में तो जो नाविक होते हैं वो इस संगीत को गाते हैं, और नदी गीत भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। ये एक नदी गीत भी हम इसको कह सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए साथियों अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है। हमको बताना है कि ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें छल्लों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 5, थर्ड दे रखा है 7, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 4। तो जल्दी से इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ओलंपिक ध्वज में टोटल कितने छल्लों की संख्या होती है, राइट। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो हमारे सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 छल्लों की संख्या होती है। और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में और बन सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक सवाल बनता है कि फर्स्ट फर्स्ट ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था और कहाँ पे आयोजित किया गया था, राइट। फर्स्ट बनता है कि ओलंपिक खेलों का फर्स्ट आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस सवाल का आंसर है, इस सवाल का आंसर होगा 1896, यानी कि न्यू में फर्स्ट ओलंपिक खेल हुए थे। और कहाँ पे हुए थे तो ये आपको ध्यान में रखना है, एथेंस ग्रीस में आयोजन हुआ था, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ओलंपिक से, कि ओलंपिक मुख्यालय कहाँ पे है, राइट। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर है लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड में ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये और पूछा जा सकता है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं, और ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो ये कौन से देश के संविधान से लिए हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट है ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है जापान, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट। तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है, वो ली है जापान के संविधान से। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये बन सकता है। दो बिंदु और आपको ध्यान में रखना है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि विधि के समक्ष समता विधि के समक्ष समानता कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है। और एक बिंदु और आपको ध्यान में रखना है, वो है कि विधियों का समान संरक्षण कौन से देश के संविधान से ली गई है, राइट। विधि का समान संरक्षण, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो वो हमने ग्रहण की है ब्रिटेन के संविधान से। और अगर बात विधि का समान संरक्षण, तो उसका आंसर होता है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से हमने ग्रहण की है विधि का समान संरक्षण, राइट। तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित संविधान कहे तो जापान, और विधि के समक्ष समानता की बात करें तो ब्रिटेन,
और विधि का सम्मान संरक्षण की बात करें तो उसका आंसर होगा यूएसए, राइट। तो ये तीनों ही बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन यानी कि कब हुई थी वो हमको बताना है। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 1962 में, ऑप्शन सेकंड आपको दे रखा है 1947 में, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दे रखा है 1951 में, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको दे रखा है 1966 में। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो उसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है, यानी कि 1966 में, 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, राइट। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस कब होता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस कब होता है उसका आपको आंसर करना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और दूसरा सवाल आपके एग्जाम में बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जजों की संख्या है, राइट। जजों की संख्या के बारे में आपके क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। एक और बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, राइट। तो एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। ये भी बिंदु आपको ध्यान में रखना है, किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो इसके इसके एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। तो ऑप्शन आप देखिए, हमको बताना है खरीफ की फसल। फर्स्ट दे रखा है गेहूं, सेकंड दे रखा है चावल, थर्ड आपको दे रखा है जौ, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है सरसों। तो खरीफ की फसल हमको बात करनी है कौन सी है, तो चावल जो है एक खरीफ की फसल है, यानी कि हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा चावल, राइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक सिंपल क्वेश्चन है ये तो। और खरीफ की फसल की बात करेंगे तो जून जुलाई में इनको उगाया जाता है और इनकी कटाई की जाती है, और इनकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में, राइट। सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेट पुरुष टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। हमको बताना है कि बीसीसीआई ने क्रिकेट पुरुष टीम का नया कोच किसको बनाया है। तो ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है सचिन तेंदुलकर साहब, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वीरेंद्र सहवाग, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है अमोल मजूमदार, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है गौतम गंभीर। तो एक सिंपल क्वेश्चन है और इस सवाल का आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता होता है। तो बीसीसीआई ने क्रिकेट पुरुष टीम का नया कोच किसको बनाया है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौतम गंभीर साहब जो होंगे वो अब पुरुष टीम के नए कोच होंगे, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। और महिला टीम का कोच का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, राइट। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि महिला टीम के मुख्य कोच कौन है। चलिए साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो सवाल आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। एटलीस्ट आपको मुख्य नदियों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो ऑप्शन आप देखिए, पश्चिमी घाट, सेकंड ऑप्शन आपको बात करनी है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है गाविलगढ़ पहाड़ियाँ, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है सतपुड़ा पर्वतमाला, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है सतपुड़ा पर्वतमाला, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है अमरकंटक पर्वतमाला। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, राइट। और ये जाके मिलती है और ये जाके मिलती है अरब सागर में, यानी कि एक तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, पश्चिमी ओर बहने वाली नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक दो पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है नर्मदा नदी के बारे में। तो धुआंधार धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक और बात करनी है, ये इसका मुख्य क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका अपवाह क्षेत्र है, राइट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका मुख्य अपवाही क्षेत्र है, राइट। ये तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, सभी बिंदु आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा वो हमको निकालना है।
तो उसके लिए पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, राइट? इंग्लिश में कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो आपको ऐसे करके देखना है, ABCDEFGHIJKLM, यहाँ तक आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में NOPQRSTUVWXY और Z, उसको इस तरीके से लिखना है। और अब हम देखते हैं कि माउस से ये वाला शब्द कैसे बना है। तो देखिए M आता है 13वें नंबर पे और K आता है 11वें नंबर पे, यानी कि M में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, राइट? तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, L में से भी -2 करवाना है। आगे देखिए कि O से बना है P, ये O वाले से बना है ये वाला P, यानी कि O से P कैसे बना है, तो O में +1 करोगे तो आपके पास में आएगा P, यानी कि I में भी हमें +1 करवाना है, राइट? वो हम देखेंगे कि क्या बनता है। और आगे देखिए कि U से बना है S, यानी कि इस U वाले से बना है ये वाला S, यानी कि -2 करना पड़ा। और हमें क्या करना है, G में से भी -2 करना पड़ेगा, राइट? आगे देखिए कि S से बना है T, और S में +1 करते हो तो T आता है, यानी कि अगला हमारा शब्द है H, तो H में भी +1 करना पड़ेगा। और अगला लास्ट शब्द बनता है हमारा T। आगे देखिए E से C कैसे बना है, तो E में से -2 करना होगा तो हमारे पास में बनेगा C। इसी प्रकार से हमें T में से भी -2 करवाना है। तो ये सारे शब्द हमने निकाल दिया कि माउस से ये वाला शब्द कैसे बना, राइट? अब हमें देखना है कि L में से -2 करना है। तो जब L में से -2 करोगे तो आपके पास में आएगा, L में से -2 करोगे तो आएगा J, I में +1 करोगे तो भी आएगा J। और आगे देखिए G में से -2 करोगे तो आपके पास में आएगा E। और आगे देखिए कि H में +1 करोगे तो आएगा I। और एक लास्ट हमारा बचता है T में से -2 करना है, और T में से -2 करोगे तो आएगा R, राइट? यानी कि हमारा जो शब्द हमने निकाला वो देखिए J, फिर से J, E, और उसके बाद में I और उसके बाद में आया R, और JJIER जो है हमारा ऑप्शन नंबर वो है थर्ड वाला। यानी कि इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है। और अगर आपको डायरेक्ट अल्फ़ाबेट पता है तो ठीक कौन से नंबर पे कौन सा आता है, और नहीं पता तो आपको ऐसे करके एग्जाम में करना है जल्दी से, राइट? तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और हम विस्तार से करके देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट कौन सा पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपको कैसे उन सवालों को हल करना है वो देखिए। तो देखिए हमें दे रखा है BFH बना, उसके बाद में ZDF बना, उसके बाद में JNP बना, और T के बाद में 2 शब्द हमको निकालने हैं कि वो कौन सा आएंगे, राइट? तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है, तो वही हम करके देखते हैं। सबसे पहले आता है ABCDEFGHIJKL और M तक आपको ऐसे करना है। उसके बाद में NOPQRSTUVWXY और Z, राइट? अब हमको देखना है कि BFJ कैसे बना है, उसके बाद में ZDF कैसे बना है, राइट? तो हम करके देखते हैं। तो B में जब आप 4 ऐड करोगे तो उसके बाद में आएगा F, राइट? यहाँ पे देखिए B में जब आपको 4 ऐड करोगे, इस BFJ की हम बात करेंगे, तो B में हमने +4 करा तब हमारे पास में है F, और F में जब आप प्लस का 2 ऐड करोगे तो आएगा H, राइट? F में प्लस आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा H। यानी कि BF और H ऐसे बना है। और आगे देखते हैं कि ZDF कैसे बनता है। तो Z में से अगर आप, और Z में भी आप प्लस का 4 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा D। आगे देखिए आप Z, D और F कैसे बनता है। तो Z में आपने क्या किया, +4 ऐड करोगे तो वापस आएगा ये वाला D, और D में भी आप प्लस का 2 ऐड करोगे तो आपके पास में बनेगा ये वाला F, राइट? तो इस तरीके से बना। हमको निकालना है कि T के बाद में प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में +2 ऐड करना पड़ेगा तो हमारा आंसर निकलेगा। और T के बाद में +4 वाला शब्द होता है वो होता है X, यानी कि X, और X में +2 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा Z, यानी कि X और Z हमारे इस सवाल का राइट आंसर है, राइट? तो इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है, देखना है कि किस तरीके से सवाल बना है, और फिर आपको देखना है कि आंसर किस तरीके से बनेगा, राइट? चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो इन दो क्वेश्चन को हमने विस्तार से अध्ययन किया, और भी कोई क्वेश्चन आप लेकर के देख सकते हैं।
चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 हमको दे रखा है बड़ा कोष्टक और उसमें छोटे कोष्टक में हमको दे रखा है 28 माइनस 3 का घन करना है, प्लस 99 करना है, 136 भाजक 4 इंटू 5 करना है, उसके बाद में कोष्टक में 44 माइनस 4 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। तो अगर आपको बोर्ड मास का नियम पता है तो आपको ये सवाल आसान लगेगा। बोर्ड मास का नियम अगर आपको पता है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, उसके बाद में यानी कि ऑफ का गुणा करवाना है, उसके बाद में आपको डिवाइड करना है, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में आपको ऐड करना है, उसके बाद में आपको बाकी करनी है, राइट। तो देखिए इस सवाल को आपको कैसे हल करना है। तो देखिए इस सवाल को आपको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले 28 इंटू 3 का घन यानी कि 3 का आपको क्यूब करना है, 3 का क्यूब होता है 27, राइट। तो इस तरीके से आपको लिखना है बड़ा कोष्टक के, प्लस का 99 ऐड करना है, प्लस 136 में आपको भाग देना है 4 का, तो आपको 136 लिखना है और भाग देना है 4 का, इंटू करवाना है 5 से, माइनस 44 माइनस 4 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 40, राइट। आगे देखिए 28 माइनस 27 करोगे तो आंसर आएगा 1, प्लस उसमें 99 ऐड करना है और 136 में हमको भाग देना है 4 का, तो हमारे पास में आंसर बचता है 34, राइट। इसको काटोगे तो 34 आएगा, इंटू करवाना है 5 से, माइनस करना है 40। आगे देखिए 99 और 1 हुआ 100, 99 और 1 हुआ 100 यानी कि यहाँ पे बना हमारा 100, प्लस उसके बाद में हमें गुणा करवाना है ये वाला, राइट। तो 34 का गुणा जब आप 5 से कराओगे तो आंसर आएगा 170 और माइनस करना है आपको 40, 170 में से 40 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 130, उसमें ऐड करना है 100 को यानी कि 130 और 100 होगा यानी 230, और हमारे इस सवाल का राइट आंसर यही है 230, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का नियम क्या है, राइट। तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे, राइट। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। तो हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, और प्लस में हमें ऐड करना पड़ता है शेषफल को, राइट। तो ये होता है, और यहाँ पे हम निकालेंगे भाज्य बराबर, तो कैसे निकलेगा, भाज्य बराबर आ जाएगा हमारा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक जो हमें दे रखा है वो है 119, इंटू करना है, हम मान लेते हैं कि भागफल जो है वो 1 है, प्लस शेषफल, शेषफल हमको दे रखा है वो 19 बचता है, राइट। तो देखिए यहाँ से भागफल हमारे पास में निकलेगा 119 प्लस 1 है 119 इंटू 1 यानी कि 119, और उसमें जब आप 19 को ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 138, और अब हमें करना है 138 को भाग करना है 17 से, और जब 138 को 17 से भाग दिया जाता है तो 17 इंटू 8 होता है 136, और 136 बार तो जाएगा पूरा पूरा भाग, और उसके बाद में हमारे पास में बचेगा 2 शेष, और 2/17 हमारा आंसर होगा, यानी कि शेषफल हमारे पास में बचा 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो इस तरीके से सवाल को हल करना है। यहाँ पे आप सवाल को यहाँ पे आप भागफल को 2 लेकर भी कर सकते हैं, 3 लेकर भी इस सवाल को कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इस सवाल को किया जा सकता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है, हमको अलग पद निकालना है कि अलग पद कौन सा है इस श्रृंखला में। तो देखिए ये श्रृंखला कैसे बनी है। तो सबसे पहले 59 इंटू 2 करोगे तो आपके पास में आएगा 98, 98 इंटू 2 करोगे आपके पास में आंसर आएगा 196, 196, और 196 को हमें करवाना है 2 से गुणा, तो हमारे पास में आएगा 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, और 9 दूनी 18 और 1 19 यानी कि 9, और यहाँ पे हासिल 1, 2 और 1 होता है 3, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए 392। और इस सीरीज में जो देखिए चौथा पद हमको दे रखा है वो आ रहा है 394, यानी कि गलत हमको चुनना था वो है 394। और आगे हम देखेंगे इसको अगर आप 2 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 4, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 6 और 1 7 यानी कि 784 बिल्कुल करेक्ट है। और आगे वाला पद भी ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 394 जो है वो गलत है। तो हमारा इस गलत हमको निकालना था वो है ऑप्शन नंबर 3।
चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं। तो इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है, जल्दी से पता लगाना है कि वो सीरीज बनी कैसे है, राइट। आगे देखिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 11 अगस्त 1918 को रविवार है तो 11 अगस्त 1925 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमें निकालना है 11 अगस्त 1925 को कौन सा दिन है, सेम डे। चलिए साथियों देखते हैं, और ऑप्शन हमको दे रखा है शनिवार, मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले निकालना है कि विषम दिन कितने हैं, वहां से हमको हमारा जो आंसर है वो फाइंड होगा। तो विषम दिन की काउंटिंग आपको करनी है, राइट। देखिए विषम दिन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो जब 11 अगस्त 1918 से 11 अगस्त 1919 में जाएंगे तो बढ़ेगा प्लस का 1 डे, राइट। ये अर्ली वर्षों के बारे में है। जब 1919 से 1920 में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर फरवरी होगा, वो होगा 29 दिनों की। तो यहाँ पे हमारे जो डे बढ़ेंगे वो है 2 दिन, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है कि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं और अलीप वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि 1920 से जब 21 में प्रवेश तब वापस से बढ़ेगा प्लस का 1 डे, राइट। आगे देखिए कि 21 से जब 22 में आएगा तब वापस से बढ़ेगा प्लस का 1 डे। 22 से जब 23 में प्रवेश करेगा तब वापस से बढ़ेगा 1 डे। और इसी तरीके से आगे देखिए, जब 11 अगस्त 1923 से जब 24 में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर वापस से जो फरवरी होगी वो होगी 29 दिनों की, यानी कि यहाँ पे भी बढ़ेगा हमारा प्लस का 2 डे, राइट। और हमको जाना है 25 तक, यानी कि जब 24 से जब 25 में जाएंगे तो वापस से बढ़ेगा प्लस का 1 डे, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है कि अर्ली वर्ष में तो 1 डे बढ़ता, 1 दिन बढ़ता है, और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं, राइट। तो हमें निकालना है विषम दिनों की संख्या। तो 1 और 2 3, 4 5 6, 7 और 8 और 1 9, यानी कि हमने जो विषम दिन निकाला है वो 9, उसमें हमको देना है 7 का भाग। तो हमारे पास में बचेगा प्लस का 2 डे। और रविवार के बाद में हमको जाना है प्लस का 2 दिन। रविवार के बाद में आता है सोमवार और उसके बाद में आता है मंगलवार। हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से कैलेंडर वाले क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले निकालना होगा कि विषम दिन कितने हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। क्यू एल का भाई है, एल एन की बहन है, एन आर का पिता है, आर का विवाह पी से हुआ है, पी टी का भाई है, टी एक्स की माँ है, वाई आर की बेटी है, वाई का टी से क्या रिश्ता है। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसा जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया है हमको वैसा वैसा करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यू जो है वो एल का भाई है, राइट। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है एल और यहाँ पे लिखना है आपको क्यू। क्यू का जेंडर हमको दिया है वो है प्लस, यानी कि ये तो भाई है, और ये इसकी एल एन की बहन है। तो हमें बोला गया है कि एल जो है वो बहन है किसकी, एन की। तो एन को हमें यहाँ पे लिखना है बहन है, तो हमें एल का भी जेंडर यहाँ से पता चला कि वो माइनस है, राइट। जो मेल है उसको हमें प्लस से डिनोट करना है, जो फीमेल है उसको हमें माइनस से डिनोट करना है, राइट। आगे देखिए, एन आर का पिता है। ये जो एन दे रखा है वो पिता है किसका, तो आर का, राइट। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है आर और पिता है, यानी कि एन का जो जेंडर है वो प्लस है, राइट। यहाँ से हमको एन का जेंडर भी मालूम चला। और आर का पिता है, आर का विवाह पी से हुआ है, यानी कि आर और पी दोनों दंपति हैं। तो यहाँ पे लिखना है पी। लेकिन अभी तक हमको इसमें ये नहीं पता चला कि पी और आर का जेंडर क्या है, राइट। आगे देखिए, आगे लाइन लिख रखी है पी टी का भाई है, राइट। पी जो है टी का भाई है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है टी। और पी भाई है, यानी कि पी का जेंडर जो है वो प्लस होगा। और इससे जस्ट पहले वाली लाइन हमको कहा गया है कि आर का विवाह पी से हुआ है, राइट। तो पी अगर प्लस है तो आर निश्चित रूप से माइनस होगा, यानी कि ये दोनों दंपति हैं, राइट। जैसा कि हमको यहाँ पे कहा है कि ये दोनों दंपति हैं, राइट। आगे देखिए अगली लाइन कही है कि टी एक्स की माँ है। तो ये जो टी है वो माँ है किसकी, एक्स की। तो यहाँ पे आपको एक्स लिखना है, और माँ है तो निश्चित रूप से इसका जेंडर माइनस होगा, राइट। आगे देखिए, वाई आर की बेटी है। तो आर की बेटी है, यानी कि, और पी आर का पति है, तो इन दोनों की बेटी का नाम हुआ वो है वाई। और हमें सवाल में पूछा गया है कि वाई का टी से क्या रिश्ता है। और यहाँ से हमको पता चला वाई जो है टी की बेटी है, यानी कि टी का जो जेंडर है वो है माइनस। और हमें सवाल पूछा गया है कि टी का रिश्ता वाई से किस प्रकार से है। वाई जो है टी के भाई की बेटी है, राइट।
टी का जो भाई है वो है पी और उनकी बेटी का नाम है वाई। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा वाई का टी से किस प्रकार से रिश्ता है, तो टी के भाई की पुत्री है कौन, वाई, राइट। ऐसा ही हमको क्वेश्चन में बोला गया था और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो इस तरीके से हमने आज कई सारे क्वेश्चन को हल किया और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।